हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री की बुक 3 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 जो है बुक 3 का चैप्टर रेबल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका उस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जिसे हम पार्ट 2, ठीक है, ये पार्ट 2 है। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे हिस्ट्री का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं वो सारी अपडेटेड सिलेबस हैं, ठीक है। जो भी सीबीएसई ने इस साल टॉपिक्स हटाए हैं वो सारे टॉपिक्स हटा कर ये वीडियो बनाई गई है, या फिर अगर कोई टॉपिक ऐड हुआ है किसी चैप्टर में तो वो टॉपिक ऐड करके ये वीडियोस बनाई गई है। सो यू डोंट वरी एंड जस्ट गो फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई थी, उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे हुआ था, ठीक है। उसके बाद अवध के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसके रीजंस क्या थे, मतलब इसके जो ऐसे कौन से रूमर्स थे जिस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके एक्चुअल रीज़न क्या थे, ठीक है। अभी तक मैंने रूमर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके एक्चुअल रीज़न। तो ये अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट वो है, ठीक है, बट रखा है। तो ये क्वेश्चन आता है पूरे 8 मार्क्स के कि रीज़न बताओ रिवॉल्ट के, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, इंटरमीडिएट, है ना, जो उस टाइम पे जो रीजंस थे वो क्या थे, और बहुत सारे जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉजेज़, ठीक है। तो द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेल्सले एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स enforced by Lord Dalhousie generated a sense of discontentment and dissatisfaction among all the Indian, ठीक है। मतलब कि जो सब्सिडरी अलायंस था ना, ठीक है, वो क्या कर रहा था, सबके ऊपर वो कर दिया जा रहा था, ठीक है, इम्पोज कर दिया जा रहा था, जिस वजह से लोगों के अंदर ना एक असंतोष की भावना आ गई, ठीक है, डिसकंटेंटमेंट, या फिर आप कह सकते हो डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। लोग ना बिल्कुल वो हो गए, परेशान हो गए इनसे, ठीक है। उसके बाद द पेंशन ऑफ नाना साहेब वॉज स्टॉप्ड ड्यू टू विच ही टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब अवध को कब्जे में ले लिया, तो अवध के जो वो थे ना राजा, वाजिद अली शाह, नाना साहेब, तो इन सबको ना एक पेंशन मिलती थी जिनसे ये अपना टाइम पास कर रहे थे। तो वो जो पेंशन थी ना वो इनकी रोक दी गई थी, किसकी, नाना साहिब की, जिस वजह से वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। उसके बाद द रानी ऑफ झांसी वॉज नॉट परमिटेड टू अडॉप्ट अ सन, सो शी वॉज ऑल्सो अनॉयड विद द ब्रिटिश। उसके बाद जो महारानी, वो झांसी की रानी थी, उनको जैसे कि आपको पता होगा कि उनको कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने एक बार ये कोशिश करी कि एक बच्चे को ना गोद लेने की, ठीक है, और वो भी उन्हें नहीं करने दिया, ठीक है। तो मतलब जितने भी किसी की भी ना इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है, किसी भी इंसान की ना इच्छा जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी, चाहे वो नाना साहेब, चाहे वो झांसी की रानी, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर ऊपर से चीज़ें इम्पोज की जा रही थी जिससे वो और परेशान हो रहे थे। तो वो एक तरीके से धीरे धीरे वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उसके बाद अभी तक तो सिर्फ रानी, राजा या फिर जो बड़े लोग थे वो परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे जो ज़मींदार्स थे, द ज़मींदार्स एंड चीफ्स वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज देयर लैंड हैड बीन स्नैच्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल एंड रूलर्स। जैसे कि हमने परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा था कि अगर कोई ज़मींदार रिवेन्यू नहीं दे पाता था तो उसकी जो ज़मीन थी वो किसी और को दे दी जाती थी ऑक्शन करके। तो इस वजह से जो ज़मींदार जो थे ना, वो साथ में पीजेंट्स, हर कोई इनसे परेशान हो गया था, ठीक है। तो ये कौन से रीज़न है, ये पॉलिटिकल कॉजेज़ है, ठीक है, या फिर रीज़न आप कह सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़, इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड वर क्वाइट चीप, एज अ रिजल्ट द सेल ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज्ड इमेंसली,
ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना वो बहुत ही सस्ती हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चीज़ें इंडिया से जा रही थी, जो चीज़ें इंडिया से जा रही थी वो चीज़ें महंगी थी, और वो चीज़ें जो जा रही थी उसके मुकाबले में इंग्लैंड की चीज़ें ज़्यादा सस्ती थी, जिस वजह से इंडिया की जो चीज़ें थी ना वो उनको खरीदना लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, as a result the sale of British goods increased immensely, the Indian industry almost collapsed, and many artisans and craftsmen of India lost their means of livelihood, and therefore they turned against the British। क्या हुआ इस वजह से, क्योंकि इंडिया के जितने भी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही थी वहाँ पे वो सारी की सारी बिकना बंद हो गई, तो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी ना वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। ठीक है, पूरा डिक्लाइन हो गया उनका। उसके बाद यहाँ के जितने भी लेबर लोग थे, आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन, जितने भी लोग थे जो इसमें काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उन सब का क्या हुआ, उनकी रोजी रोटी चलेगी, मतलब लिवलीहुड चला गया, जिस वजह से वो किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के। उसके बाद बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ट्रेड द इंडियन ट्रेड वॉज सैटर्ड, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज़ भी अपनी चेंज करी, जिस वजह से जो इंडियन ट्रेड था वो बिल्कुल का बिल्कुल शैटर्ड हो गया, मतलब बिल्कुल का बिल्कुल डिक्लाइन कह सकते हैं या फिर बंद कह सकते हैं हम, हो गया। ठीक है, मतलब भट्टा बैठ गया किसका, इंडियन ट्रेड का। ठीक है, if Indian things were sent to England, a heavy duty was imposed on these things। और अगर कोई सामान इंडिया से इंग्लैंड जा भी रहा था तो उस पर ड्यूटी इतनी लगा दी जा रही थी, जिस वजह से वो चीज़ और महंगी हो जा रही थी, और वो चीज़ खरीदे कोई खरीद नहीं रहा था। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली द इंडियन गुड्स बिकेम वेरी कॉस्टली, एंड देयरफॉर देयर वाज अ डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। इन फैक्ट द इंडियन ट्रेड लॉस्ट इट्स ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जो सामान थे ना इंडिया के वो महंगे हो रहे थे ड्यूटी की वजह से, वैसे वैसे जो इंडिया का ट्रेड था, बिजनेस था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, और उनकी जो डिमांड थी वो भी डिक्लाइन हो रही थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो अपना ग्राउंड पे बिजनेस बैठ रखा था ना, जो ग्रास रूट लेवल पे पकड़ थी, वो जो पकड़ थी ना वो छूट गई। ठीक है, किसकी, इंडियन ट्रेड की मार्केट में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द जमींदार्स वर कंसीडर्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, दे कलेक्टेड अ फिक्स्ड रेवेन्यू एंड डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। On the other hand, they collected revenue from the farmers as per their wish। ठीक है, एक उसके बाद इसमें ये बताया गया है जो परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि फार्मर्स को बोल दिया जाता था कि तुम रिवेन्यू कलेक्ट करो, और वो रिवेन्यू कहाँ जाता था, इनके पास जाता था, और वो रिवेन्यू गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल, उनके पास जाके जमा होता था। और वहीं पे ये क्या करते थे कि ना जितना मन चाहते थे उतना टैक्स ले लेते थे। ठीक है, और ये अपने मन से टैक्स बोलते थे किस उसको, ज़मींदार को, और ज़मींदार भी अपने मन से कभी कभार टैक्स लिया करता था, किनसे, पीजेंट से। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी था। ठीक है, इकोनॉमिक, एज अ रिजल्ट द फार्मर्स फेल्ट सफोकेटेड एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि फार्मर और परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश की तो इच्छा पूरी करनी थी, साथ में ज़मींदार भी कुछ ऐसे थे जो ज़बरदस्ती उनसे ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे। तो इस चीज़ से ये जो अत्याचार हो रहा था, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका, उससे वो परेशान हो गए थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। Heavy taxes were imposed on the people of India. The taxes were so much that the people found it difficult to survive. Ultimately, they survived against the government। ठीक है, कि जो भी चीज़ें थी ना उन सब पे, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, उन सब पे बहुत ही एक हैवी टैक्स लगता था, जिस वजह से सरवाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट के साथ वो सरवाइव नहीं कर सकते तो क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सरवाइव किया और रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ठीक है, कि सोशल और रिलीजियस कौन कौन से रीजंस थे जिस वजह से ये रिवोल्ट हुआ।
the Christian missionaries were engaged in the process of religious conversion. They were exhorting Indians to adopt Christians, due to which many Indians turned against them. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन थे ना, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपना मिशन चलाया जिसमें हिंदू, मतलब जितने भी नॉन क्रिश्चियन लोग थे ना, उनको क्या किया, उनको समझाया गया, ठीक है, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस किया गया या फिर बरगलाया गया, और उनको क्या किया, क्रिश्चियन वो धर्म परिवर्तन कराया गया फ्रॉम नॉन क्रिश्चियन टू क्रिश्चियन, ठीक है। जितने भी गैर क्रिश्चियन लोग थे उनको किस रिलीजन में लाया गया, क्रिश्चियन में। तो इसके लिए ना उनके अलग से ही प्रोग्राम चलते थे। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था इस रिवॉल्ट का, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है ना, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उनको ये ख़राब कर रहे हैं, मतलब कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। ये रीज़न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद विलियम बेंटिक हैड इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। ही हैड abolished customs like sati and permitted the remarriage of Hindu widows. उसके बाद विलियम बेंटिक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे इंडियन सोसाइटी में और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सती प्रथा जो थी उसको भी बंद कर दिया था 1829 में, और साथ ही में वो जो सती थी, जो जल जाती थी सती प्रथा की वजह से, उस सती का पुनर्विवाह, ठीक है, रिमैरिज वो कर दिया था, परमिट दे दी थी उसको कि ये बिल्कुल लीगल होगा। और ही ऑल्सो बैंड चाइल्ड मैरिजेस, उन्होंने चाइल्ड मैरिज भी बैन कर दिया। और मैनी हिंदूज कंसीडर्ड इट एज एन इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस अफेयर्स। और ये इससे क्या हुआ, जितने भी हिंदू थे उनके मन में एक आक्रोश पैदा हुआ कि यार ये ना हमारा जो धर्म है उसके बीच में फेरबदल कर रहे हैं या फिर उंगली कर रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। उसके बाद देयर वॉज ऑल्सो अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट among the Indians because of the British system of education. As the British introduced Western education, Western ideas and Western institutions, many Indians felt that it was an attempt to turn them into Christian. क्योंकि ब्रिटिश जब इंडिया आए थे तो वो एक तरीके से यहीं पे बस गए थे पूरी फैमिली के साथ, तो उन्हें एक अपने बच्चों को पढ़ाना था। तो उन्होंने क्या किया, नए स्कूल खोले, नए रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे काम किए, ठीक है। जिससे इंडियंस को क्या हुआ, लगा कि जो ना ये हमें इसमें डाल के उलझाना चाहते हैं और जो हमारा अपना कल्चर है उसको हम छोड़ देंगे इस वजह से। तो एक ये भी रीज़न था जिस वजह से लोग उनसे परेशान हो गए, क्योंकि जो ना उन्होंने लिबरल आर्ट साइंस इन सब सब्जेक्ट्स को ना एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के इंट्रोड्यूस कर दिया, इंग्लिश इन सबको, और जिस वजह से वो परेशान हो गए। और मैनी इंडियंस वर एनरेज्ड व्हेन द क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिटिसाइज्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स। उसके बाद जो है ना बहुत सारे जो हिंदू लोग थे वो किस बात से गुस्से में थे या फिर हम कह सकते हैं खफा थे, क्योंकि जो ये क्रिश्चियन लोग थे ना वो क्रिटिसाइज करते थे किसको, हिंदू भगवान के मूर्तियों को, ठीक है, स्क्रिप्चर्स को, जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उनको वो क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि वो आइडियल वर्शिप में विश्वास नहीं करते थे कितने सारे लोग इस वजह से। अब इसके बाद मिलिट्री कॉजेज क्या हैं, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, और उसके बाद मिलिट्री कॉजेज। अब हम मिलिट्री कॉजेज पढ़ने वाले हैं कि मिलिट्री ऐसे कौन कौन से रीजन थे, मिलिट्री कॉजेज कौन कौन से थे जिस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद इन 1856 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ बाय विच द इंडियन could be sent across the sea to fight against any enemy। 1856 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियन लोग थे, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी आदमी किसी भी इंडियन इंसान को वो समुद्र के पार भेज सकते थे, किसके लिए, लड़ाई के लिए। और ड्यूरिंग दोज डेज द हिंदूज considered it as a sin against their religion to cross the sea, so they opposed the British rule। और उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो लोगों का माइंडसेट था या फिर कह सकते हो उस टाइम का जो ट्रेंड था, ठीक है,
उस ट्रेंड के हिसाब से जो हिंदूज थे वो क्या मानते थे, उनके हिसाब से जो है ना समुद्र पार करना एक तरीके का पाप होता था, और वो भी एक तरीके का धार्मिक धर्म, उनके धर्म में पाप होता था ये, ठीक है, कि अपन उनके धर्म में ये पाप होता था कि हम उनको समुद्र पार करके किसी और जगह जाना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, इस वजह से ब्रिटिश रूल का इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश को अपोज किया। द इंडियंस सोल्जर्स वर माल ट्रीटेड ड्यूरिंग द परेड सो दे डिड नॉट बियर देयर इंसल्ट फॉर लॉन्ग। उसके बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था परेड के टाइम पे, या फिर हर टाइम पे एक तरीके से ना उनके साथ उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ देखा जाता था, उनको नीचा दिखाया जाता था, ठीक है, हर चीज़ में उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। द इंडियन सोल्जर्स गॉट लेस सैलरी एज कम्पेयर्ड विद द ब्रिटिश। जैसे कि ये तो बात सबको पता है कि जो चाहे वो इंडियन कितना भी पढ़ा लिखा था, लेकिन अगर किसी ब्रिटिश क्लर्क की सैलरी देखी जाए और अगर किसी इंडियन ऑफिसर की सैलरी देखी जाए तो उसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क होता था कि क्लर्क की सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि वो ब्रिटिश का था, और वहीं जो इंडियन सोल्जर था उसकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। इट जनरेटेड अ सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियन सोल्जर, और इन सब रीजंस की वजह से उन लोगों के बीच में ना एक मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मेड फन ऑफ द इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन इवन इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। नेचुरली द इंडियन सोल्जर्स वांटेड टू एवेंज देयर इंसल्ट, ठीक है। और ब्रिटिश के जो लोग थे, ठीक है, ऑफिशियल्स, वो क्या करते थे, सिर्फ हमारा नहीं पूरे कल्चर पूरे सिविलाइजेशन उनका मजाक उड़ाया करते थे, और वो भी सबके सामने। तो धीरे धीरे ना लोगों के मन के अंदर एक बदले की ना आग जलने लग गई, और वो आग कब तेजी से फैली, 1857 में, ठीक है। अब चलते हैं इमीडिएट कॉज, ठीक है, कि मतलब तत्कालिक, ठीक है, मतलब कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हो, या फिर मतलब उस टाइम पे, ठीक है, कि उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो क्या था। उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था कार्ट्रिजेस वाला। द सोल्जर्स वर गिवन न्यू एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। द कार्ट्रिजेस ऑफ दीज राइफल्स वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स, सो अ few sepoys of the Barakpur cantonment refused to use them, ठीक है। जो उस टाइम पे जो नई एक एनफील्ड राइफल आई थी जो कि उन सोल्जर्स को दी गई, मतलब सिपाहियों को दी गई, सिपाहीज को, और वो जो राइफल की जो गोली थी ना वो किस चीज़ से कोटेड थी, वो थी गाय और सुअर के हड्डियों के उससे, ठीक है, कोटेड थी। जिस गाय और सुअर के वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तो उस वजह से जो ना सिपाहियों के मन में एक अलग सी वो आ गई, ठीक है, कि ये इस वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो ये काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो मंगल पांडे अ सोल्जर फेल्ट सो एनरेज्ड दैट ही किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिशियल। मतलब मंगल पांडे इतना गुस्सा हो गया इस बात के जब पता चला उसे कि इसमें गाय और सुअर का वो मिल रखा है, तो उसने इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया, और ही वॉज लेटर ऑन हैंग टू डेथ फॉर दिस अफेंस, और इस वजह से वो मारा गया, ठीक है, इस जुल्म की वजह से। ऑल अदर इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर पेशेंस एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। और क्योंकि मंगल पांडे ने उनको मारा और मंगल पांडे को उन्होंने मारा, तो इस वजह से जो उसके साथ के जो सोल्जर थे ना, सिपाहीज, उनके मन में बदले की भावना की जो आग थी वो और तेज जलने लग गई, ठीक है। और उन्होंने 1857 में आखिरकार रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया। अब हम देखते हैं कि नेचर क्या था, वो जो रेवेलियन था ना, वो जो विद्रोह था उसका नेचर क्या था, नेचर ऑफ रेवेलियन। पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द रेवेलियन थ्रू देयर नंबर वॉज लिमिटेड, ठीक है। ऐसा नहीं था ये जो विद्रोह था, ठीक है, ये किसी एक कम्युनिटी, कास्ट या कुछ लोगों का था, ठीक है। ये जो था ना रिवोल्ट, ये हर जाति के हर तबके के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो हाई क्लास का था चाहे वो लो क्लास का था, ठीक है। जितने भी इंडियंस थे ना, ठीक है,
वो हर इंसान ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें यूनिटी दिखाई, इसमें एक विजन ऑफ यूनिटी देखी गई। द पीपल एंड द सोल्जर्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, लोग और जितने भी सिपाही थे वो सब किसके अगेंस्ट थे? ब्रिटिश के। दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है, वो उनसे परेशान हो गए थे तो वो उनसे आराम चाहते थे। The rebellion did not spread in all part of a country. Many cities remained calm and quiet. If they were calm, it did not that it did not mean that they were with the British, ठीक है। ये जो विद्रोह था, ठीक है, फैला तो बहुत तेजी से, लेकिन ना ये उतने ज़्यादा एरिया में नहीं फैला, ठीक है। अगर हम देखें तो ये नॉर्थ इंडिया में ना सिमट के रह गया एक तरीके से। जब आप मैप पे देखोगे ये सारे एरियाज, तो कानपुर, अवध, आरा, ये सब जो एरियाज है ना, ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में ना एक तरीके से ये जो विद्रोह था सिमट के रह गया। साउथ इंडिया या फिर और आगे नहीं जा पाया, ठीक है। एक ये रीज़न था जिस वजह से ये जो विद्रोह था वो नहीं हो पाया, ठीक है, फेल हो गया। उसके बाद अगर कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस विद्रोह में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटिश के साथ थे, वो भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन या फिर आप कह सकते हो कि उनको पता नहीं चला, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो उस रेबेलियन में शामिल नहीं हुए। दे वर साइलेंट ड्यू टू देयर इन्फॉर्मिटीज बट वर डेफिनेटली अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। वो जो था ना साइलेंट क्यों थे? क्योंकि उनमें उनकी कुछ कमजोरी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश के पास थी, इस वजह से वो शांत थे। अगर वो जो रिवॉल्ट हुआ था ना 1857 में, उसमें साउथ इंडिया के जो लोग थे, जितने भी राजा थे उस टाइम पे, अगर उन्होंने भी साथ दिया होता तो ऑब्वियसली 1857 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाया। उसके बाद द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेडली fought against the British. They were not happy with the British rule, so they collectively rose against the British. Thus, the revolt of 1857 was not a mutiny, but the first war of independence. ठीक है, हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोगों ने ना एक साथ मिलके यूनाइटेडली इस रिवॉल्ट में लड़ाई करी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के, है ना। क्योंकि हर जो जितने भी लोग थे ना इंडिया के, कोई भी खुश नहीं था अंग्रेजों से, ठीक है, और वो सब साथ में मिले और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। और ये जो 1857 का रिवॉल्ट है ना, रिवॉल्ट है, उसको एक म्यूटिनी नहीं कहा जा सकता, ठीक है, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बताओ, ठीक है, या फिर रीजन बताओ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था, या फिर कैसे हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको याद रखना, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट अ म्यूटिनी, ठीक है, वो एक सिर्फ विद्रोह नहीं था, वो क्या था? वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। और ये बात आपको अच्छे से पता होगा, आपने कहीं ना कहीं हमेशा पढ़ते रहते हो, पढ़ा होगा। उसके बाद रिप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट तो हुआ, अब उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया ना रिवोल्ट के, ठीक है, उसका रिप्रेशन, ठीक है, उसको मतलब कैसे दबाया गया, हम कह सकते हैं कि उसका दमन कैसे किया गया, किसका? रिवोल्ट का, ठीक है। रिप्रेशन ऐसे समझ सकते हो आप कि जो रिवोल्ट था ना, जो इतना बड़ा विद्रोह कर दिया था, इतना बड़ा जो रिवोल्ट था पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल रखा, उसको कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर लिया, या अपने कब्जे में लिया, या फिर उनको दबाया, ठीक है। अगर उस रिवॉल्ट को दबाया नहीं जाता तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती, बट क्योंकि उसको दबा दिया गया टाइम पे, इसलिए इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर और भी सालों तक रहा। द ब्रिटिश पास्ड अ चेन ऑफ लॉज टू हेल्प देम टू सप्रेस द इंसर्जेंसी। By a number of acts were passed in May and June 1857, entire North India was brought into the martial law, ठीक है। 1857 में जब ये रिवॉल्ट चल रहा था तो बहुत सारे नियम, ठीक है, बहुत सारे लॉज, एक दो नहीं बहुत सारे लॉज पास हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सिर्फ किस लिए? जिससे ये जो है ना हालात वो काबू में आ जाए, ठीक है। और उसमें से एक लॉ था मार्शल लॉ,
ठीक है। मार्शल लॉ पास हुआ कौन से महीने में? मई और जून में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड ऑर्डिनरी ब्रिटन्स, ब्रिटन्स मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे, या फिर आप कह सकते हो ब्रिटेन के जो लोग थे उनको कहते हैं ब्रिटन्स, वर गिवन द अथॉरिटी टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्ट्स ऑफ रेवेलियन, ओनली वन पनिशमेंट टू बी गिवन, दैट वाज ओनली डेथ। ठीक है। मार्शल लॉ के अंदर क्या हुआ कि इनके पास जो ब्रिटिश के लोग थे ना ऑफिशियल, उनके पास पूरी पावर थी कि अगर उनको किसी भी आदमी पे शक है कि इस आदमी ने इस रिवोल्ट में साथ दिया है या फिर इसका कोई भी हाथ है, ठीक है, शक के बिहाव पे, तो वो उसको क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है। और पनिशमेंट सिर्फ एक ही होगी, वो है डेथ सेंटेंस, मतलब उसको मार दिया जाएगा। ये था मार्शल लॉ। ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीएसई ने दिया था, एंड वो सीबीएसई ने एग्जाम में अपने हिस्ट्री के, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश स्टार्टेड टू वर्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट लाइक द रेबल्स, they identified the symbolic value of Delhi. The British mounted a two-pierced attack from Calcutta and other from the Punjab. उसके बाद क्या किया उन्होंने ना, जैसे ये रिवोल्ट कर रहे थे रेबल्स, उसी तरीके से इन्होंने भी इसके साथ कोप अप करने की कोशिश करी। ठीक है। उसके बाद इन्हें धीरे धीरे ना दिल्ली की वैल्यू पता चली कि दिल्ली एक तरीके से बीच में था, और अगर दिल्ली कब्जे में आ जाएगा ना तो उसके आसपास के जितने भी एरिया वो धीरे धीरे सब कब्जे में आ जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दो तरफ से, ठीक है, फ्रॉम टू साइड उन्होंने अटैक किया। किन के ऊपर? रेबल्स के ऊपर। ठीक है। ये जो विद्रोही थे उनके ऊपर। वो कौन कौन से साइड थे? एक तरफ कैलकाता था और दूसरी तरफ पंजाब। इन दोनों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन रेबल्स के ऊपर ये जो रिवोल्ट था उसको कब्जे में करने के लिए वो कर दिया हमला। ठीक है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिकवर दिल्ली इन अर्ली जून 1857 बट सक्सीडेड इन लेट सितंबर 1857। ठीक है। कोशिश कब से चालू कर दी इन लोगों ने? दिल्ली को कब्जे में करने के लिए जून से ही। ठीक है। लेकिन आखिरी में ये सक्सेसफुल कब हुए? सितंबर में। ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश रिकॉन्क्वेस्ट वाज स्लो, द एरिया विलेज बाय विलेज वाज रिकॉन्क्वर्ड बाय द फोर्सेस। ठीक है। ये जो प्रोसेस था ना फिर से एरियाज को अपने अंदर लाने का, जीतने का एक तरीके से, ठीक है, वो बहुत ही थोड़ा स्लो था ब्रिटिश का। और एक एक करके धीरे धीरे हर एक गांव, जितने भी एरिया थे ना, आप कह सकते हो कि वो धीरे धीरे ब्रिटिश ने वापस जीत लिए थे। ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स ऑफ द यूपी रेजिस्टेड द ब्रिटिश कलेक्टिवली। ठीक है। जो बड़े वो थे, जमींदार कह सकते हो, लैंडलॉर्ड कह सकते हो, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ एक साथ खड़े हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रिटिश played a trick to break up the unity and kept their votes to give back to their estate। ठीक है। उन्होंने एक वो ट्रिक लगाई और उस वजह से क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स हु स्टेड लॉयल वर रिवॉर्डेड एंड रेबल्स लैंडलॉर्ड वर डिस्प्लेस। ठीक है। जो उन्होंने एक ट्रिक लगाई और जिस वजह से जो लोग, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जो उनके साथ लॉयल रहे, ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं किया था वो लॉयल रहे, तो उनको छोड़ दिया गया। ठीक है। और जो लोग लॉयल नहीं रहे उनके साथ, उनको क्या किया, हटा दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया और उनके जगह नए लोगों को ला दिया गया। ठीक है। मैनी लैंडलॉर्ड्स डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग द ब्रिटिश, सम ऑफ देम रेन टू नेपाल वेयर दे डाइड ऑफ इलनेस और स्टारवेशन। ठीक है। बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, एक तो लड़ाई के वक्त ही मर गए, ठीक है, जितने भी मतलब वो थे रिवोल्ट वाले, ठीक है, रेबल्स, लैंडलॉर्ड आप कह सकते हो, ठीक है, वो तो कितने सारे लड़ाई में ही मर गए। और जो कुछ बच भी गए, ठीक है, जिन्होंने भागने की कोशिश करी, वो भाग गए नेपाल, और नेपाल में इलनेस, ठीक है, और स्टारवेशन मतलब भूखमरी के कारण वो मर गए। ये थे। अब क्या है, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देख लिया कि रिप्रेशन कैसे हुआ रिवोल्ट का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिवोल्ट, जैसे कि हमें पता है कि रिवोल्ट फेल हो गया था, ठीक है, तो रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसमें। तो इसका जो पहला रीजन है वो है स्टार्टेड बिफोर द टाइम। जैसे कि मैंने देखा कि ये जो जितना भी रिवोल्ट हुआ ना, ये पूरा का पूरा प्लान था,
तो द इंडियन लीडर्स हैड फिक्स्ड 31st May 1857 as the day for the revolt against the British rule. But it broke out early, that is, on 19th May 1857, on the account of the cartridges coated with fat of the cows and pigs. ये इसका मतलब कि जो है ना, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये जो पूरा रिवॉल्ट था ना वो पहले से ही प्लान्ड था, ठीक है, ये प्री प्लान्ड चीज़ें थी। तो प्लानिंग के हिसाब से जो था ना, ये रिवॉल्ट होना था 31st मई को, लेकिन क्या हुआ उससे पहले ही क्या हुआ, ये वाला कांड हो गया कार्ट्रिजेस वाला, ठीक है, रॉयल एनफील्ड वाला, ठीक है, एनफील्ड राइफल्स वाला कांड हो गया, जिस वजह से लोगों का जो अंदर वो गुस्सा था ना वो थोड़ा जल्दी निकल गया, जो लावा था वो थोड़ा जल्दी फट गया। और वो किस दिन फटा, 19 मई को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश हैड बिकम कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर, सो द इंडियन हैड टू फेस द डिफीट, ठीक है। तो क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो पहले से ही सतर्क हो गए, और वो जो डेंजर था ना जो उपस्थित था, ठीक है, वो जो उस टाइम पे खतरा था, ठीक है, उसको देख के वो केयरफुल हो गए, ठीक है, और उन्होंने इस वजह से जो है ना इंडियंस को डिफीट होना पड़ा, ठीक है, इस वजह से इंडियंस हार गए और ब्रिटिश जीत गई। उसके बाद दूसरा रीजन है लिमिटेड रिवॉल्ट, ठीक है। द रिवॉल्ट रिमेन्ड कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज, ओनली द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट, द पीपल ऑफ साउथ इंडिया केप्ट देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम दिस अपराइजिंग, ठीक है। ये जो रिवॉल्ट था ना वो कुछ ही एरिया में, जैसे कि मैंने कहा कि सिमट कर रह गया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के लोगों ने तो खूब बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया, बट जो साउथ इंडिया के लोग थे उन्होंने अपने आप को एक तरीके से, जो ये रिवॉल्ट था ना अपराइजिंग, उसको उस अपराइजिंग से एक तरीके से अपने आप को अलग रखा। हैड ऑल द पीपल फॉट यूनाइटेडली अगेंस्ट द ब्रिटिश, देन द रिजल्ट वुड डेफिनेटली हैव बीन द कॉन्ट्ररी टू व्हाट इट केम। अगर ये सारे के सारे लोग एक साथ यूनाइटेड होके, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जितने भी लोग थे सब यूनाइटेड होके 1857 में लड़े होते, जो तब जो रिजल्ट आता ना वो बिल्कुल इसका उल्टा होता जो रिजल्ट था। तो रिजल्ट क्या था, वो था फेलियर, ठीक है, पूरा का पूरा रिवॉल्ट खराब हो गया, ठीक है, फेल हो गया। और अगर ये सब साथ में लड़ते तो क्या होता, 1857 में इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री रिपब्लिक बन जाती। उसके बाद लैक ऑफ एबल लीडर्स, ठीक है, लीडर्स की कमी थी एक तरीके से, ठीक है। देयर वाज नो लीडर हु कुड यूनिफाई ऑल द रेबल्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि लीडर की बहुत ज़रूरत होती है हमेशा, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एक लड़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें 2021 की, तो अभी आप हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में दो पार्टी देख रहे हो, एक है बीजेपी एक है कांग्रेस। तो बीजेपी का जो लीडर है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, ठीक है, वो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो वो है ना लीडरशिप क्वालिटी, वो बहुत ही अच्छी है। और वहीं अगर देखा जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो अभी तक क्लियर ही नहीं है। कभी उनका मानना है कि राहुल गांधी बनेगा, किसी का मानना है कि कोई बनेगा, किसी का मानना है कि कोई बनेगा कांग्रेस से। एक तो ये बात है, और अगर राहुल गांधी भी बनेगा तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसको तो अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई इंडियन पॉलिटिक्स में गिनता भी है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये इससे आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि लीडर्स की ज़रूरत कितनी होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई लीडर नहीं था जो उन सबको एक तरीके से यूनिफाई कर सके, मतलब एक साथ ला सके, ठीक है। एट मैनी प्लेसेस देयर वाज नो लीडर टू लीड एंड गाइड द रेबल्स, बहुत सारी जगह पे ऐसे लीडर्स नहीं थे जो उनको लीड करे या गाइड करे, ठीक है, विद्रोहियों को। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एबल लीडर द रेबेलियन डिड नॉट रिमेन डिसिप्लिन्ड, जिस वजह से ये जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं रहा। उसके बाद लैक ऑफ वॉर मटेरियल्स एंड ट्रेंड सोल्जर्स, ठीक है, ऑल द सोल्जर्स वर नॉट ट्रेंड सोल्जर, ठीक है, जितने भी लोग थे ना उस रिवॉल्ट में वो सारे के सारे ट्रेंड नहीं थे, ठीक है। और some of them even did not have weapons, कितनों के पास तो हथियार भी नहीं थे। और at many places they fought against the British with dagger and spear, so this rebellion was bound to fail,
ठीक है। जैसे कि हमने पता कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो इसका की पॉइंट है वो है लैक ऑफ वॉर मटेरियल, ठीक है। जो मतलब हथियार थे ना, उनके पास कमी थी। तो वो किससे लड़ रहे थे? डैगर एंड स्पेयर, मतलब भाला, ठीक है, काटा, कटार, ठीक है, भाला, कटार, इन सब चीज़ों से वो लड़ रहे थे। और वहीं ब्रिटिश राइफल्स, बड़ी बड़ी हथियार, तोप, गोलों से लड़ रही थी। इस वजह से जो है ना, ये रिवॉल्ट जो था वो फेल हो गया। अब अब हमने सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। जब कुछ भी पढ़ो ना, अब तो पहले उसके कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कुछ भी करो करो ठीक है। जैसे कि अभी आप 12th कर रहे हो, तो आपको कॉन्सिक्वेंस पता होने चाहिए कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, या फिर अगर आपके गन्ने मार्क्स आए तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी काम करो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट्स को ना ध्यान में रख के करो। तो अब इसके रिजल्ट क्या थे, ठीक है, रिवॉल्ट के, वो देख लेते हैं। इट ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ EIC, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि 1857 में, धीरे धीरे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था ना, वो खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो खत्म हुआ, लेकिन ब्रिटिश का नहीं, ठीक है। ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ना, वो चलाने लग गई इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह। इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1858 द रूल ऑफ इंडिया वॉज पुट अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ, लेकिन ब्रिटिश का नहीं। वो किसके अंदर चला गया? ब्रिटेन के हाथों, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाने लग गई इंडिया को। जहां सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, अब पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों चला गया। अ चेंज वॉज ब्रॉट इन द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश रूल। इन अदर वर्ड, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज नोन एज द वाइसराय, ठीक है। कुछ नए नए पोस्ट बनाई गई या फिर कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको बदल के कर दिया वाइसरॉय, ठीक है। इट लेड टू द एक्लिप्स ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया फॉरएवर। बहादुर शाह, द लास्ट मुगल एम्परर, टुक एन एक्टिव पार्ट इन द रेबेलियन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बहादुर शाह जफर जो थे ना, उन्होंने बहादुर शाह जफर टू, जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अब वो किया था, लीडर बने थे, ठीक है, लोगों को। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था ना, उसमें एक तरीके से एक्लिप्स हो गया, मतलब ग्रहण लग गया, ठीक है। उनकी नज़र पड़ गई कि अगर ये रहे तो ये फिर से कल को इनकी मदद करेंगे, या फिर इनकी भी हिम्मत करेगी, ठीक है, फिर से, कि हमारे पास एक लीडर है या दो लीडर है। इस वजह से तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को जेल में भेज दिया और धीरे धीरे वो मर गए। सो सी ही हैज़ अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून एज अ प्रिजनर, ठीक है, और वो कैदी के रूप में वहाँ चले गए जेल में। ही डाइड देयर इन जेल इन 1863। 57 में रिवॉल्ट हुआ, 63 में वो मारे गए, और उसी के साथ द मुगल एम्पायर केम टू एन एंड इन इंडिया, और उसी के साथ मुगल एम्पायर के आगे एक फुल स्टॉप लग गया। नो डाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 had failed, ठीक है, but it did not mean the flame of freedom ignited by the rebels also extinguished, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, जो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की जो आग थी ना, जो लगी थी, ठीक है, लौ लगी थी, वो मुझ गई, ठीक है। वो लौ जो थी ना, वो धीरे धीरे जलती रही। द सीड्स ऑफ द फ्रीडम सोन बाय द रेबल्स बिकेम ट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1957। वो जो बीज बोए गए थे किन के द्वारा, ठीक है, उन विद्रोहियों के द्वारा, रेबल्स के द्वारा, वो बीज पेड़ बन गए। कब? इंडिपेंडेंट जब हुई इंडिया 1947 में। ये है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। यही इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ डोंट forget to subscribe the channel and comment your views. Thank you.